जननायक जनता पार्टी का हरियाणा में स्थापना दिवस मनाया गया, लेकिन एक शख्स जो लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, हरियाणा की राजनीति में उनके बयान राजनीतिक बवाल बन जाते हैं, बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं। यहाँ तक कि समुदाय विशेष के लोग भी राम कुमार गौतम को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। वही राम कुमार गौतम इस वक्त जननायक जनता पार्टी की बजाय हरियाणा के जींद जिले की सफीदो विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक के तौर पर सरकार में शामिल हैं। लेकिन राम कुमार गौतम ने बीते दिनों जिस तरीके से जो बयान दिया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सीएम बनने के बाद और उनके पद को लेकर, और उसके बाद एक समाज विशेष के लोगों ने उनका विरोध किया, जहां तक कि विरोध इंडियन नेशनल लोक दल और दुष्यंत चौटाला ने भी किया। उसके बाद राम कुमार गौतम ने कहा, चाहे दुष्यंत चौटाला हो या कोई और नेता हो, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। ऐसे में क्या मंत्री पद ना मिलने की खिसियाहट यहाँ पर राम कुमार गौतम को इस तरीके के बयान देने पर मजबूर कर रही है? क्या वाकई राम कुमार गौतम को कैबिनेट में शामिल ना किया जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में भारी पड़ सकता है? क्या वाकई में आगे आने वाले वक्त में राम कुमार गौतम फिर से पाला बदल कर सकते हैं? क्या इसकी कोई उम्मीद है, आशंका है? ऐसी चर्चाएं लगातार हरियाणा की विधानसभा सत्र का जो शीतकालीन सत्र है उसकी शुरुआत से पहले ही शुरू हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला को लेकर राम कुमार गौतम का एक नरम रुख देखने को मिला, उन्होंने कहा कि मैं तो उस छोरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था, लेकिन उसे सत्ता का नशा लग गया। अब ऐसे में क्या फिर से राम कुमार गौतम अपना पाला बदलने के लिए कोई विचार करेंगे? क्या दुष्यंत चौटाला का मोह उन्हें वापस जननायक जनता पार्टी की ओर आकर्षित करेगा? इस पूरे मुद्दे पर सवाल रहेंगे और सवालों का जवाब देंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी इस खास कार्यक्रम में। सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को कि राम कुमार गौतम जींद में चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहां पर एक बयान देते हैं, वो वायरल हो जाता है, फिर दूसरा बयान देते हैं, उसको लेकर के सियासी बवाल मच जाता है। कैसे देखते हैं राम कुमार गौतम की इस बयानबाजी को, और क्या दुष्यंत चौटाला का मोह उन्हें वापस कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी की ओर आकर्षित कर रहा है? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, महत्वपूर्ण टॉपिक आपने रखा है, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा की राजनीति की बात की है तो जाहिर बात है कि राम कुमार गौतम के जो बयान रहे हैं बीते दिनों भी और अभी भी जिस तरह के बयान निकल कर सामने आते हैं, उससे ऐसा तो लगता है कि वो बीजेपी खेमे से संतुष्ट नहीं है। भले ही बीजेपी की तरफ से सफीदों से विधायक हो, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि आपने शुरू में जिस तरह की बात कही कि क्या ये नाराजगी मंत्री पद ना मिलने की वजह से है, या जो तवज्जो उनको मिलनी चाहिए क्योंकि सीनियर लीडर है, उस जो तवज्जो उनको नहीं मिल रही, उसको लेकर वो नाखुश हैं। क्योंकि जिस तरह की बात वो कहते हैं कि भाई तमाम विकल्प मेरे लिए खुले हुए हैं, और यहाँ पर दुष्यंत चौटाला के लिए जिस तरह की बात करते हैं कि भाई जब वो जेजेपी में थे उस वक्त वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे दुष्यंत चौटाला को, लेकिन उनको सत्ता का नशा लग गया, सत्ता के मद में पूरी तरह से वो चूर हो गए, इसलिए उन्होंने जेजेपी से अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन देखिए, समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलती हुई नजर आती है, लेकिन यहाँ पर जेजेपी को भी अगर हम देखें, जेजेपी की बात भी करें तो नजर आता है दिनेश जी की जेजेपी की हालत भी कोई इस समय बहुत बेहतर नहीं है। 2018 में ये पार्टी बनी और 19 में आते आते जब चुनाव होता है तो इसी पार्टी को जब चुनावों के बाद में 10 सीटें कह सकते हैं हरियाणा की जनता देती हुई नजर आती है, 15% का वोट शेयर भी उनकी तरफ दिखाई पड़ता है। लेकिन यही पार्टी 2024 तक आते आते पूरी तरह से हाफती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के साथ में दोनों का अलगाव हो जाता है, और ये भी कहते हैं दुष्यंत चौटाला कि भाई मैं अपनी पार्टी को मजबूत करूंगा, लेकिन लोकसभा चुनावों में उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा। वहीं कई लोगों ने ये कहा कि भाई चलिए लोकसभा में ना सही, लेकिन राज्य के जब चुनाव होंगे, विधानसभा के जब चुनाव होंगे, तब दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी कुछ कमाल करेगी। लेकिन दिनेश जी, आपको भी याद होगा कि हम लोगों ने कई प्रोग्राम इसको लेकर भी किए थे कि जब रिजल्ट आया पता ये चला कि जेजेपी जो 15% की वोट शेयर पे थी, अचानक से 1% से भी कम में नीचे आ जाती है और उनका एक भी विधायक नहीं बन पाता। और जिस तरह की बात अब राम कह सकते हैं गौतम जी कर रहे हैं, उससे स्पष्ट ये होता है कि उनको भी पता है कि जेजेपी की हालत इस समय बहुत बेहतर नहीं है, और बीजेपी में अगर उनको बहुत तवज्जो नहीं मिल रही तो देखिए राजनीति है, और राजनीति में बहुत सारी इस तरह की आना जाना चलता रहता है। बहुत सारी स्थिति बनती है कि जब आप किसी के साथ होते हो, और बहुत सारी स्थिति बनती है कि जब आप किसी का साथ छोड़ देते हो। बिल्कुल सर, एक और सवाल
यहाँ पर चौटाला परिवार से संबंध में ही रहेगा और सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से विभिन्न मुद्दों को लेकर अब इंडियन नेशनल लोकदल हो, जननायक जनता पार्टी हो, दोनों ही राजनीतिक दल उसी चौधरी देवीलाल के परिवार से निकले हैं और दोनों ही राज्य सरकार के खिलाफ विपक्ष में मौजूद हैं। विभिन्न मुद्दों पर एक मत रखते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीति के जानकारों का और तमाम जो शुभ चिंतक हैं उनका ये कहना है कि यदि चौटाला परिवार एकजुट नहीं होता है तो वोट बैंक में बिखराव दिखाई देगा और इसका नुकसान लगातार होता रहेगा। ऐसे में क्या आपको दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी और अभय चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के बीच किसी तरीके का आगामी निकट भविष्य में कोई समझौता दिखाई देता है? देखिए दिनेश जी, बिल्कुल इसमें कोई दोराय की बात नहीं है कि अगर हम दोनों ही पार्टियों की बात करें, चूंकि जेजेपी अलग होकर अपने आप को कहीं ना कहीं अलग मकाम पर लेके जाना चाहती थी और देखिए एक समय ऐसा लगा भी कि जेजेपी कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर सकती है, लेकिन 24 के बाद ये काफी हद तक साफ हो गया कि भाई अभी जमीन पर बने रहने की जरूरत है, क्योंकि जो वोट है या जो वोटर है वो अभी आपका स्थायी नहीं है, वो यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब आपकी जो कमिटमेंट है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। वही इनेलो की बात करें तो जाहिर बात है कि उनको भी ये लग रहा है कि भाई हम भी क्या इतनी बड़ी एक समय पार्टी थी, आज 2 विधायकों पर अगर सिमट गए तो हमें भी जरूरत है, क्योंकि देखा जाए तो पारिवारिक स्थिति अब कहीं ना कहीं एक साथ जुड़ती हुई इसलिए भी नजर आ रही है कि जो कमजोरी दिखाई पड़ रही है उसको एक साथ मिलकर ही कहीं ना कहीं ठीक किया जा सकता है। और यही वजह कि जब पूर्व IPS यादव जो है उन्होंने जो आरोप लगाया उसके बाद भी आपने देखा कि अजय और अभय चौटाला तमाम मुद्दे हैं। सर मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा RS यादव के मुद्दे को लेकर। उन्होंने जिस तरीके से चौटाला के कार्यकाल पर सवाल उठाए, उसके बाद उससे पहले SYL का मुद्दा था जो हरियाणा पंजाब के बीच पानी विवाद है, चंडीगढ़ प्रशासन का विवाद है, चंडीगढ़ पर किसका कितना हक हो इसको लेकर के मतभेद दिखाई देते हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर एकजुट है, कहीं ना कहीं उनके बयान जो है पैरेलल दिखाई देते हैं। ऐसे में अब बीजेपी के लिए क्या विशेष तौर पर देखा जाए तो ये चौटाला परिवार एक चुनौती बन गया है, क्योंकि बड़ी राजनीतिक विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी हरियाणा में मौजूद है। क्या आगामी वक्त को भांपने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए कोई सटीक रणनीति बनती हुई नजर आ सकती है? बिल्कुल बीजेपी को भी पता है कि यहाँ पर 2 उसके मुख्य प्रतिद्वंदी हैं। अगर इनेलो की बात करें तो, कांग्रेस की बात करें तो, और वहीं अगर तीसरा विकल्प भी देखें तो जेजेपी कुछ हद तक नजर आती है, लेकिन वो उतना बड़ा फैक्टर साबित नहीं हो रहा है जिसकी वजह से कहा जाए किसी पार्टी की हार या जीत होती हुई नजर आ सकती है। हालांकि 19 में ऐसा लगा जरूर था कि जेजेपी जो है वो मजबूती के साथ में उभरती हुई नजर आ रही है। और एक बार तो ऐसा भी लगा कि भाई दुष्यंत चौटाला जो है वो मुख्यमंत्री के रेस में भी बन सकते हैं, क्योंकि हमने कई जगह पर देखा है दिनेश जी कि जब बीजेपी को कोई विकल्प नजर नहीं आता और सत्ता में उनको आना ही होता है तो वो दूसरे चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने में देर नहीं करते। महाराष्ट्र इसका बेस्ट एग्जांपल है, जहां पर बीजेपी बड़ी पार्टी थी लेकिन उनको सत्ता में आना था, तो सत्ता में आने के लिए उन्होंने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। अब अगर आपको बिहार याद हो, जहां पर बीजेपी लगभग 75-76 सीटों पर थी और नीतीश कुमार महज 43 सीटों पर थे, लेकिन जब सत्ता में आना था उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। अभी भी अगर आप देखेंगे बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बिहार के अंदर है, लेकिन मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार बने हुए। तो बीजेपी अमूमन ऐसा करती है, लेकिन दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बनने से भी चूके। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक बार फिर अगर पार्टी को रीस्टैब्लिश करना है तो परिवार को एकजुट करना पड़ेगा। और जो राम कुमार गौतम ने बात कही है उस बात को तवज्जो देनी पड़ेगी कि सत्ता के नशे में जो चूर वो रहे उससे निकलकर एक बार फिर जो उनका खोया हुआ जनाधार है उसको कैसे वो अपने पास ला सकते हैं, कैसे उसको इकट्ठा कर सकते हैं, ये जिम्मेदारी उनके ऊपर। तो फिलहाल इस मसले को जो आपने बात कही है, देखिए राजनीति में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, आना जाना लगा रहता है, और जिस तरह की बात राम कुमार गौतम कर रहे हैं उसके अपने जरूर सियासी मायने जरूर आने वाले दिनों में नजर आ सकते हैं। बिल्कुल नजर आ सकते हैं। सियासी मायने राजनीति में अक्सर काफी कुछ निर्धारित भी कर देते हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में हरियाणा की राजनीति किस ओर करवट लेती हुई नजर आती है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।